सुनील सुब्रमण्यम जुड़ गए हैं। सुनील जी, गुड मॉर्निंग। क्या आपके हिसाब से ट्रिगर्स हैं मार्केट के लिए, क्योंकि लगातार तेजी और खासतौर से जो डोमेस्टिक इकोनॉमी वाले स्टॉक्स हैं, ऑटोज, एफएमसीजी, सीमेंट, रियल एस्टेट, ये सभी की सभी स्टॉक्स में एक बहुत शानदार तेजी देखी है हमने पिछले 2 महीने में। इसका यही कारण है कि मैं कहूंगा कि तेल का दाम सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एफआईएस के लिए जब वो इंडिया को इवैल्यूएट करते हैं। जैसे यूएस में एक रिसेशन माहौल, जर्मनी तो रिसेशन में है, तो इमर्जिंग मार्केट की फ्लोज इंप्रूव हुई है और इमर्जिंग मार्केट के अंदर इंडिया एक हटके से देश है जहां पे कमोडिटी और ऑयल का इंपोर्ट बहुत ज्यादा है। तो आपने मार्च 15 से जो एफआई की इनफ्लोज देखी उनके उसके कारण एक ब्रॉड बाइस अक्रॉस द लार्ज कैप अक्रॉस सेफ्टी ओरिएंटेड सेक्टर्स एफआईएस की बाइंग रही है। तो म्यूचुअल फंड्स आपने देखा होगा कि पहले क्वार्टर के पहले कुछ दिनों में उन्होंने बेचा था, कैश लेवल्स पहुंच गए थे करीबन 2 ईयर हाई ओवरऑल म्यूचुअल फंड में, क्योंकि वो जब एफआईएस खरीद रहे थे तो उसको बेचकर कैश को रीडिप्लॉय करने के लिए मौका देख रहे थे। और जैसे ही अर्निंग सीजन सामने आई और देखा कि जो इंटरनेशनल ओरिएंटेड सेक्टर्स है जैसे आईटी, सिक्लिकल, डोमेस्टिक, अपना इंटरनेशनल सिक्लिकल्स, ग्लोबल सिक्लिकल्स जिसको कहते हैं, कमोडिटीज और मेटल्स, वहां पे जो दबाव आया तो ये उनका एक कॉल सही दिखा और उन्होंने रीडिप्लॉय करने लगे जहां पे डोमेस्टिक ग्रोथ दिख रही है। यही है कि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने जो कैश लेवल्स बढ़ाए थे उसको अभी रीडिप्लॉय कर रहे हैं डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर्स में, क्योंकि इंटरनेशनल ओरिएंटेड सेक्टर्स के नंबर्स आने वाले दिन में भी शायद उतने बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं रख सकते। तो ये मैं कहूंगा डोमेस्टिक फंड मैनेजमेंट इंडस्ट्री की जो बाइंग है, और वो क्लियर कट आपको दिख रहा है कि सीमेंट की देखिए बात करें तो सीमेंट का अर्निंग सीजन अच्छा नहीं था, मगर फिर भी सीमेंट में बाइंग चल रहा है, क्योंकि सीमेंट बिल्डिंग मटेरियल्स के अंदर बनता है जो इंडस्ट्रियल्स के अंदर एक डोमेस्टिक कैपेक्स साइकिल की रिकवरी में डेफिनेटली आप सीमेंट का डिमांड बढ़ते हुए देखेंगे। इसलिए इसके बावजूद के क्वार्टरली अर्निंग्स इतने अच्छे नहीं थे, सीमेंट में बाइंग कर रहे हैं। तो ये मैं कहूंगा कि क्लियर क्लैरिटी आ रही है कि डोमेस्टिक ओरिएंटेड पोर्टफोलियो रहना चाहिए, और नेचुरली अगर डोमेस्टिक ओरिएंटेड रखें तो मिड एंड स्मॉल कैप का ज्यादा महत्वपूर्ण स्थिति होता है, क्योंकि उनकी एलोकेशन ज्यादा डोमेस्टिक सेक्टर्स पे होती है। जी सुनील सर, क्योंकि ये हमने पिछले लगभग अप्रैल मई ये जून के इन सेशंस का सफ़र रेट सेंसिटिव्स के सहारे भी तय किया। निफ्टी बैंक एट ऑल हाई, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स एट ऑल टाइम हाई। कल पॉलिसी है, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? क्योंकि क्रूड का घटना 74-73 की डिरेक्टरी में ये हमारे फेवर में है, वेल इन फेवर, बट मॉनसून फियर्स के बीच में, क्योंकि आरबीआई ने पहली कमेंट्री में भी यही कहा था कि इट्स पॉज बट नॉट अ पिवट पॉइंट, तो शायद उनके निर्णय से ज़्यादा उनकी कमेंट्री पे काफ़ी निर्भर करेगा। आपकी कल पॉलिसी से एक्सपेक्टेशंस क्या है? मैं रेट का पॉज ही देख रहा हूं मैं, और वो ये कहेंगे कि देखिए डोमेस्टिक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट हाइक या कट डिमांड के ऊपर ही असर आता है, बट इंडिया एज अ नेशन ज्यादा सप्लाई ड्रिवन है उसकी इन्फ्लेशन का ट्रेजेक्टरी। एक तरफ इंपोर्टेड ऑयल का, दूसरा फूड का। तो ऑयल का ट्रेजेक्टरी तो दिख रहा है कि कंट्रोल में है, तो आरबीआई की जो ईयर का फोरकास्ट है ऑयल के प्राइस, उसके अंदर ही मैं ऑयल प्राइस देख रहा हूं, तो वो एक डिसीजन मेकिंग ट्रिगर नहीं होगा। मगर मानसून का आउटलुक जैसे देखते हुए ही वो, अगर फूड सप्लाई मानसून अच्छी है और फूड सप्लाई अच्छी है तो शायद रेट कट का एक होप रख सकते हैं, नॉट इन दिस पॉलिसी बट वो डायरेक्शन, क्योंकि अगली पॉलिसी जब आती है तब तक मानसून का क्लियर कट डिसीजन दिख जाएगा। तो मेरे ख्याल में उनकी कमेंट्री रहेगी कि ग्रोथ के नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं, एट द सेम टाइम फूड का और सप्लाई साइड के प्रेशर्स को वेट एंड वॉच करेंगे, तो पॉज करके पिवट शायद नेक्स्ट पॉलिसी में वो डायरेक्शन निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये कमेंट्री इसी हिसाब से मैं समझता हूं होगी, पॉज, बट वो पॉज भी मैं समझूंगा कि एक लंबी पॉज होगी। अगर नेक्स्ट इसमें रेट कट की बात नहीं भी हुई, फिर भी कंटिन्यूएशन ऑफ द रेट पॉज ही होगा, रेट हाइक की गुंजाइश अभी नहीं है। ओके, पॉज ही है, रेट हाइक की गुंजाइश कोई नहीं है सुनील सर को। अच्छा, आपकी स्क्रीन पे इस बीच निफ्टी 18660 पर और निफ्टी बैंक थोड़ा सा बैकफुट पे है, लेकिन आईटी थोड़ा है वो अपना डैमेज कंट्रोल करता हुआ, ऑल दो हायर लेवल से रिट्रेस हुआ है, बट स्टिल 28117 की डिरेक्टरी में मार्केट कर रहा है। सुनील सर, अभी हमने आपकी स्क्रीन पे जब मैंने इंडिसेस का रखा हाल, तो एक सेक्टर जो कि बहुत ही अच्छा कर रहा है, और आई थिंक मॉनसून से उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, रेट से उसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। मैं ऑटो की बात कर रहा हूँ सर। टू व्हीलर ने तो कमाल कर दिया, उस पर तो पूछना ही बेकार है कि भाई क्या करें, बजाज ऑटो में क्या करें, टीवीएस में क्या करें, हीरो मोटोकॉर्प में क्या करें। ये पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग था, एमएनएम एट ऑल टाइम हाई, मारुति एट ऑल टाइम हाई,
कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में आपका व्यू क्या है इस वक्त? अशोक लेलैंड, आयशर मोटर्स, इस पर आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस वक्त? देखिए, वो एक लॉन्ग टर्म साइक्लिकल अप ट्रेंड में आ रही है, क्योंकि इतने 2017 के बाद ही आपने देखा कि इकोनॉमी में एक कैपेक्स की साइकिल बहुत दबी हुई रही है। तो कैपेक्स के साथ ये लॉजिस्टिक्स में बनते हैं ना कमर्शियल व्हीकल्स, तो लॉजिस्टिक्स का मूवमेंट भी एक थोड़ी दबके हुई थी। तो वो डाउनटर्न से सिक्लिकल अप मूव अभी कमर्शियल व्हीकल्स के सामने हम देख रहे हैं। इसके दो तीन कारण हैं। एक है, जैसे ही आपको कैपेक्स की प्रोडक्शन बढ़ती है तो सीमेंट, स्टील, कोल, इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत व्हीकल्स की जरूरत होगी, नंबर वन। नंबर टू, इलेक्शन का माहौल है, तो इलेक्शन के टाइम में भी आप व्हीकल्स के ज्यादा, जैसे जीप्स और लार्ज जैसे इनोवा जैसे बड़े कार की डिमांड भी बढ़ते हुए देख रहे हैं। अब 3-4 स्टेट इलेक्शन है, उसके बाद सेंट्रल इलेक्शन है, तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि कमर्शियल व्हीकल्स के ब्रॉड लाइन एलएमवी से एचएमवी तक आप एक अच्छा अपमूव देख सकते हैं, और एक साइक्लिकल अपटर्न में देख रहा हूं कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में। अच्छा, सुनील जी, कोई स्पेसेस जो आप इस समय अवॉइड कर रहे हैं जहां पर आपको लग रहा है कि या तो वैल्यूएशन या फंडामेंटली इस समय इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं है? देखिए, मैं मेटल्स मेरे लिए थोड़ी एक वरी है, क्योंकि ग्लोबल सिक्लिकल्स है, और डोमेस्टिकली स्टील जैसे मेटल्स को डिमांड होगी अपना इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन के कारण, मगर फिर भी प्राइसेस उसके एलएमई लंदन मेटल एक्सचेंज में डिसाइड होते हैं। तो एक शायद वॉल्यूम ग्रोथ होगी, मगर वैल्यू का ग्रोथ नहीं होगा मेटल सेगमेंट में, और ये क्वार्टर के अर्निंग्स में भी आपने नेगेटिव ग्रोथ देखा। तो मेटल से मैं थोड़ा सावधान रहूंगा इस हालत में। और सेकंड चीज मेरे लिए अभी भी आईटी, कल का करेक्शन तो एक स्पेसिफिक इवेंट के कारण था, मगर आईटी क्या बॉटम आउट हुआ है नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए हर कंपनी स्पेसिफिक हमें देखना चाहिए, क्योंकि जो हवा बनी थी आईटी में पोस्ट कोविड, वो तो उतर आ चुका है, मगर क्या उसकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट जो प्री कोविड लेवल पे थी, वो वाला प्राइस अभी डिस्काउंटेड में है, मेरे को थोड़ा अभी भी डाउट है। तो मैं स्टॉक स्पेसिफिक मूव लूंगा, एक आईटी को सेक्टरल बाय अभी भी नहीं कहूंगा मैं, वो दूसरी बात है। और तीसरी बात मेरे लिए यह है कि आप जो इंडस्ट्रियल्स में मैं कह रहा हूं कि पॉजिटिव है, और सीमेंट जैसे, बिल्डिंग मटेरियल्स जैसे, मगर कैपिटल गुड्स साइकिल में क्या हुआ है कि सब लोग बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की इंफ्रा स्पेंड और उसके साथ प्राइवेट सेक्टर का एक्सपेंशन, पीएलआई के एक्सपेंशन के कारण वैल्यूएशंस थोड़े बढ़ गए हैं ओवरऑल इंफ्रा पैक में, और ये ज्यादातर एक ऑर्डर बुक आने की एक्सपेक्टेशन से बढ़े हैं। तो मेरे ख्याल में जो दाम अभी बढ़ चुके हैं, वो आने वाले दिन में जब तक ये ऑर्डर को कन्वर्ट नहीं होते और ईपीएस में नहीं दिखती, एक वैल्यूएशन थोड़ा रिच दिखेगा आपको। अगर आपके पास एक 5 ईयर व्यू है तो मैं अभी भी कहूंगा मैं इंफ्रा पैक आप खरीद सकते हैं, मगर एक 18 मंथ से 24 मंथ की व्यू में मेरे को थोड़ा फ्लैटिश दिख रहा है, क्योंकि ऑलरेडी फ्यूचर के जो ग्रोथ है उसको मार्केट ने डिस्काउंट कर दिया। तो एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट उधर खरीदने में मैं थोड़ा सावधानी रखूंगा, क्योंकि अब जो बढ़त हुई है उसको जस्टिफाई होने का है आने वाले दिन की अर्निंग्स से। ओके सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी पहलुओं में बातचीत की आपने। सर नमस्कार। इस बीच